गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th के फिजिक्स का 15वां चैप्टर संचार व्यवस्था यानी कम्युनिकेशन सिस्टम का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आज आपको बताया जाएगा संचार व्यवस्था का, वो आपके एग्जामिनेशन 2023 में इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सभी क्वेश्चन जो है आपको इम्पोर्टेंट बताए जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। आकाश तरंग का संचार आधारित है ऑप्शन ए आयनमंडल परावर्तन द्वारा, ऑप्शन बी आयनमंडल द्वारा अवशोषण पर, ऑप्शन सी आयनमंडल में से संचरण पर, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए आयनमंडल द्वारा परावर्तन पर। और ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों 2009 एनुअल में पूछा हुआ है। और अगर आपको इस सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और पिछले 14वां चैप्टर जो हम लोग लॉजिक गेट लेकर आया था, उसका ऑब्जेक्टिव अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, वहाँ से आप पिछले लॉजिक गेट का भी ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं। वहाँ से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति प्रास का उपयोग होता है? ये भी क्वेश्चन देखिए दोस्तों 2015-2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 30 हर्ज से 300 हर्ज, बी है 30 किलो हर्ज से 300 किलो हर्ज, ऑप्शन सी है 30 मेगा हर्ज से 300 मेगा हर्ज। तो आपको सही जो मिलेगा ऑप्शन सी मिलेगा, 30 मेगा हर्ज से 300 मेगा हर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तीसरा, आयाम मॉड्यूलेशन सूचकांक पूछा गया। और ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों 2010 में, 2013 में, 2015 में पूछा हुआ है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर देखिए हो जाएगा 0 और 1 के बीच। ठीक है, याद रखिएगा, आयाम मॉड्यूलेशन सूचकांक होता है 0 और 1 के बीच। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन देखिए, प्रकाश तंतु का सिद्धांत क्या है? ये भी 2016 का एनुअल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा सही आंसर, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं पांचवा, पृथ्वी के किसी स्थान पर से एक टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई 245 मीटर दिया हुआ है, जिस अधिकतम दूरी तक इस टावर का प्रसारण पहुंचेगा हुआ है। ये भी 2017 एनुअल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 245 मीटर, ऑप्शन बी है 245 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 56 किलोमीटर, और ऑप्शन डी है 112 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 56 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छठा पूछा हुआ है कि 500 हर्ज के श्रव्य आवृत्ति के आयाम मॉड्यूलित तरंग के लिए उपयुक्त वाहक आवृत्ति होगी। ऑप्शन ए 50 हर्ज है, ये आपका सही ऑप्शन होगा 50 हर्ज। अगला देखिए सतमा है, वाहक यानी रेडियो तरंगों पर किसी सूचना के अध्यारोपण करने की प्रक्रिया का नाम क्या है? ऑप्शन ए है प्रेषण, बी है मॉड्यूलन, सही आंसर होगा ऑप्शन बी मॉड्यूलन। आठवां क्वेश्चन है, लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से मुख्यतः किस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है भू तरंगों का, बी है दृष्टि रेखा तरंगों का, सी है आयन मंडल तरंगों का, और डी संचार उपग्रह को। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी आयन मंडलीय तरंगों का। ठीक है, याद रखिएगा, लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण के लिए आयनी मंडलीय तरंगों का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 9 में, रेडियो एवं टेलीविजन प्रसारण में सूचना संकेत किस रूप में होता है? ऑप्शन ए है एनालॉग सिग्नल, बी है डिजिटल सिग्नल, और सी है ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा एनालॉग सिग्नल यानी ऑप्शन ए। 10वां क्वेश्चन है, फैक्स एवं इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रेषण में प्रयुक्त सूचना संकेत का रूप क्या है? ऑप्शन ए है एनालॉग सिग्नल, बी है डिजिटल सिग्नल, तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी डिजिटल संकेत। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर में पूछा हुआ है, संचार व्यवस्था में रेडियो तरंगों का प्रसारण किसके द्वारा होता है? भू तरंगों द्वारा, आकाश तरंगों द्वारा, अंतरिक्ष तरंगों द्वारा, इन सभी तरंगों द्वारा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इन सभी तरंगों द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखिए, व्योम तरंगों के उपयोग द्वारा क्षितिज के पार संचार के लिए लिखित में से किस आवृत्ति में से कौन सी आवृत्ति उपयुक्त रहेगी? ऑप्शन ए है 10 किलो हर्ज, बी है 10 मिलियन हर्ज, सी है 1 गीगा हर्ज, और डी है 1000 गीगा हर्ज। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी 10 मिलियन हर्ज। 13वां क्वेश्चन है, भू तरंगों के प्रेषण में प्रयुक्त आवृत्ति प्रास होता है 500 किलो हर्ज से 1500 किलो हर्ज। सही आंसर आपको ऑप्शन बी मिलेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर में, आकाश तरंगों द्वारा संचरण के लिए उपयुक्त आवृत्ति प्रकाश है।
आकाश तरंगों द्वारा संचरण के लिए उपयुक्त आवृत्ति परास है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी 2 मिलियन हर्ज से 20 मिलियन हर्ज। 14 नंबर क्वेश्चन है UHF परिसर की आवृत्तियों का प्रसारण प्रायः किसके द्वारा होता है। UHF यानी अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी परिसर की आवृत्तियों का प्रसारण प्रायः किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए है भू तरंगों द्वारा, बी है अंतरिक्ष तरंगों द्वारा, सी है पृष्ठीय तरंगों द्वारा और डी है आकाश तरंग द्वारा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी आकाश तरंगों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 16 नंबर में क्या पूछा हुआ है। निम्नलिखित प्राकथनों में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन ए है अंकीय सिग्नल मानों का संतत समुच्चय नहीं करते हैं, बी है अंकीय सिग्नल मानों को विविक्त चरणों के रूप में निरूपित करते हैं, ऑप्शन सी है अंकीय सिग्नल द्विआधारी पद्धति का उपयोग करते हैं और डी है अंकीय सिग्नल दशमलव के साथ साथ द्विआधारी पद्धति का भी उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो गलत है, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। 17 में है VHF और UHF के सिग्नल संचार की किस विधि में प्रयुक्त होते हैं। ऑप्शन ए है भू संचार विधि में, ऑप्शन बी है आकाश तरंग संचरण विधि में, ऑप्शन सी है अंतरिक्ष संचार विधि में, ऑप्शन डी है सभी में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही अंतरिक्ष संचार विधि में। 18 में है उपग्रह संचार में विद्युत चुम्बकीय तरंग का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है। ऑप्शन डी होगा सही सूक्ष्म तरंगे, यानी कि ऑप्शन डी सही। 19 में है ऑप्टिकल फाइबर द्वारा ऑप्टिकल सिग्नल के संचरण प्रक्रिया संपन्न होती है। ऑप्शन ए है क्रोड क्लाइडिंग के अंतरापृष्ठ द्वारा बार बार अपवर्तन से, ऑप्शन बी आपतित एवं परावर्तित तरंगों के बीच व्यतिकरण से, ऑप्शन सी है ऑप्टिकल सिग्नल के विवर्तन से, ऑप्शन डी है क्रोड क्लाइडिंग अंतरापृष्ठ पर बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन से। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है ऑप्टिकल फाइबर में N1 तथा N2 क्रमशः क्रोड एवं क्लाइडिंग के पदार्थों के अपवर्तनांक हो तो उनके बीच अंतर N1 माइनस N2 की कोटि होती है। 10⁻³ हो जाएगा आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा। 21 नंबर में पूछा गया है प्रकाशीय मॉड्यूलन में वाहक प्रकाश तरंग के किस अभिलक्षण का परिवर्तन किया जाता है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ आयाम का, ऑप्शन बी है आवृत्ति का, ऑप्शन सी है कला का और ऑप्शन डी है तीव्रता का। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी तीव्रता का। 22 में दिया हुआ है भू अस्थिर उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी तल से कितनी है। 35,930 किलोमीटर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। 23 में पूछा गया है माइक्रोफोन द्वारा होता है। तो माइक्रोफोन जो है किसी ध्वनि दाब का विद्युत वोल्टता या धारा में परिवर्तन करता है। तो ऑप्शन इसमें देखिए बी हो जाएगा सही, ध्वनि दाब का विद्युत वोल्टता या धारा में परिवर्तन। 24 में है रेडियो टेलीग्राफ द्वारा होता है, एक कोड की जानकारी प्रसारित की जाती है। ऑप्शन जो है सी हो जाएगा सही, एक कोड द्वारा जानकारी प्रसारित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 में पूछा गया है मॉड्यूलन वह युक्ति है जिससे एक रेडियो वाहक आवृत्ति पर जानकारी अंकित होती है। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा सही। रेडियो तरंग का वेग पूछा गया है। रेडियो तरंग जो है प्रकाश के वेग से चलता है 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 में दृश्य सिग्नल टीवी व्यवस्था में होता है। ऑप्शन बी आयाम मॉड्यूलित हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 28 में पूछा गया संचार तंत्र का भाग इनमें से कौन नहीं है। ऑप्शन ए प्रेषण, बी संचरण, सी अभिग्रहण और डी ऊर्जा। तो सही हो जाएगा ऑप्शन डी ऊर्जा। 29 में दिया हुआ है एनालॉग संचार तंत्र का उदाहरण नहीं है फैक्स, टेलीग्राफी, रडार और टेलीएक्स। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए फैक्स एनालॉग संचार तंत्र का उदाहरण नहीं है, बल्कि फैक्स जो है डिजिटल संचार तंत्र का उदाहरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 में पूछा गया है इनमें से सह अंकीय संचार का उदाहरण कौन सा नहीं है। निम्नलिखित में से सह अंकीय संचार का उदाहरण कौन सा नहीं है। टेलीविजन सही आंसर होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। चलिए 31 में पूछा हुआ आयन मंडल का व्यवहार रेडियो तरंगों हेतु होते हैं विरल माध्यम में, सघन माध्यम में, मुक्त आकाश में, परावैद्युत माध्यम में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए विरल माध्यम में। चलिए 32 में पूछा गया है UHF परिसीमा की आवृत्तियां समान संचारित होती है। ऑप्शन ए है भू तरंगों द्वारा, बी है आकाशीय तरंगों द्वारा,
सी है पृष्ठ तरंगों द्वारा और डी है अंतरिक्ष तरंगों द्वारा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अंतरिक्ष तरंगों द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए 33 में पूछा गया है, प्रकाशीय तंतु के लिए क्रांति कोण का मान है लगभग। ऑप्शन ए 77 डिग्री है, बी 59 डिग्री, सी 17 डिग्री और डी 20 डिग्री। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए 77 डिग्री। 34 में दिया हुआ है, वह युक्ति जो मॉड्यूलन और विमॉड्यूलन दोनों का कार्य करती है उसे कहते हैं मॉडेम, यानी सही आंसर जो है आपको ऑप्शन डी मिलेगा सही। 34 में वह युक्ति जो मॉड्यूलन और विमॉड्यूलन दोनों का काम करता है उसको मॉडेम कहते हैं। 35 में है, प्रकाशीय संचार में प्रयुक्त तंतुओं का क्रोड का अपवर्तनांक उसे घेरने वाली परत के पदार्थ के अपवर्तनांक से अधिक होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। 37 में दिया हुआ 36 में है, प्रकाशीय संचरण में प्रकाश स्रोत के रूप में प्रयुक्त होते हैं लेसर डायोड, यानी कि सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिजिटल संकेत में संभव है 0 तथा 1, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 38 में पूछा हुआ है, 50 हर्ज 500 हर्ज के श्रव्य आवृत्ति को मॉड्यूलित तरंग के लिए उपयुक्त वाहक आवृत्ति होगी। ऑप्शन डी हो जाएगा सही, 5000 हर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39 में पूछा हुआ है, पृथ्वी के किसी स्थान पर एक टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई 245 मीटर है, वह अधिकतम दूरी तक जहां तक इसका प्रसारण पहुंचेगा वह है 56 किलोमीटर और सही ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 40 में पूछा गया है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स बराबर होता है। ऑप्शन ए है EC बटा EM, ऑप्शन बी है EM बटा EC, सही आंसर होगा ऑप्शन बी EM बटा EC। नेक्स्ट है, संचार व्यवस्था की 3 मूल इकाई यानी तत्व क्या है। ऑप्शन ए प्रेषित, संचार चैनल, अभिग्राही, इनमें से सभी। तो सही आंसर होगा डी, इनमें से सभी। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th के 15वां चैप्टर संचार व्यवस्था के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर को देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जो है PDF को डाउनलोड कर सकते हैं।